हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वर्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। वर्ल्ड मैप की सीरीज में हम एशिया का अध्ययन कर रहे हैं और आज के सेगमेंट में हम सेंट्रल एशिया का अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं सेंट्रल एशिया से जुड़े हुए तथ्यों और फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों सेंट्रल एशिया में टोटल 5 देश, यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया है मैप का पहले से ही। आप यहाँ पर देखिए कौन सब देश है। आप एटलस साथ में अवश्य रखें, बिना एटलस का अध्ययन मत करें। देखिए एटलस साथ रखें और आप गौर करें, कैस्पियन सी मिलेगा। कैस्पियन सी से जुड़ा हुआ आपको 2 देश मिल जाएगा, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इसके बाद देखिएगा उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये 5 देश मिलेंगे आपको। ये 5 देश सेंट्रल एशिया के देश कहलाते हैं। आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देखिए हम फिर से नाम लिख दिए हैं पहले से, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। इसमें गौर कीजिए, कैस्पियन सी से बाउंड्री शेयर करने वाले सिर्फ 2 देश हैं। सेंट्रल एशिया में सिर्फ 2 देश कैस्पियन सी से बाउंड्री शेयर कर रहा है, एक कजाक, एक तुर्कमेनिस्तान। गौर से देखिएगा, उज्बेक नहीं कर रहा है। और देखिए दोस्तों 1991 में 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और उससे 15 देश निकले यूएसएसआर से। आप लिखते चलिए, ये सब तथ्य जानना चाहिए, आपको परीक्षा में पूछ सकता है या मैप का जब आप अध्ययन करेंगे। ये सब कुछ बेसिक तथ्य हैं, इस जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि 1991 में जब सोवियत संघ से का विघटन के पश्चात जो 15 देश बने, वो 15 देश कौन कौन है। तो ये 15 देश का पहले आप नाम अवश्य जान लें। देखिए 15 देश में देखिए, पहला मिलेगा आपको स्विंग रूस, पहला रूस, स्विंग रूस यानी 1। दूसरा देखिए दोस्तों आपको मिलेगा ये सेंट्रल एशिया के 5 देश, सेंट्रल एशिया के 5 देश। इसके बाद जाके जो अध्ययन किए कॉकेसस कंट्री में कितने देश आते हैं, ये भी बता चुके हैं पहले से ही, 3 देश। तो 5 3 8 1 9 हो गया। देखिए आप अब बचा 6 जो है 6 देश, वो आपको यूरोप में मिलेगा। हालांकि यूरोप में इसका तो हम अध्ययन करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर आप जब इस चीज को आप जिक्र हुआ है तो इस चीज को अवश्य जान जाए कि कहां पर है। देखिए 5 देश हो गया सेंट्रल एशिया के, 1 रूस हो गया 6, और 3 जो आपको बताया यहाँ पर कॉकेशियन, यहाँ पर देखिए कॉकेशियन माउंटेन है, यहाँ पर 3, यहाँ पर ब्लैक सी मिलेगा आपको, यहाँ ब्लैक सी मिलेगा। एशिया का जो फर्स्ट सेगमेंट है उसमें सारा चीज बता चुके हैं। इस कॉकेशियन में 3 देश आते हैं बताए थे, एक जॉर्जिया, एक अजरबैजान और नीचे में अर्मीनिया। यानी जॉर्जिया हो गया, अजरबैजान हो गया और अर्मीनिया हो गया, ये 3 देश। तो 6 इधर 3 ये 9 हो गया। अब बचा 6 देश जो यूरोप के हैं। इसमें आप गौर कीजिएगा, आप जब यहां पर आइएगा, यहां पर आपको एक मिलेगा यूक्रेन मिलेगा। यूक्रेन के ऊपर में देखिएगा बेलारूस मिलेगा। यूक्रेन अच्छा से समझिए दोस्तों। और यहां पर मिलेगा आपको मालदोवा। आप मैप देखते चलिए, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। यहां मिलेगा मालदोवा, यहां मिलेगा यूक्रेन, यहां मिलेगा बेलारूस। ये 3 हो गया। इसके बाद जाके ऊपर में आप देखिएगा बाल्टिक कंट्री कहते हैं। ये 3 कंट्री, ये 3 है, 3 बाल्टिक में, बाल्टिक सी से जुड़े हुए। तो आपको यहाँ पर 3 देश में मिलेगा आपको एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, EL2 उसको कहते हैं। 3 देश मिलेंगे आपको इसे करके, 1 2 3, तो 3 3 6। तो 6 देश में कौन सा हो गए, तो इसमें आप इसको लिखिए बाल्टिक कंट्री। आपको ये क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, बाल्टिक कंट्री में कितने देश आते हैं। जैसे कॉकेशियन में कितने देश आते हैं, आपको डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा। कॉकेशियन में कितने देश आते हैं, 3 देश। बाल्टिक में कितने देश आते हैं, ऐसे भी रहेगा क्वेश्चन। इसलिए इस सब चीज को समझते चलिए। 3 देश आएंगे, 3 देश। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं EL2, यानी हो गया एस्टोनिया। ये देखिए यूरोप का है, लेकिन हम यहाँ पर जिक्र आया तो उसको बताना, ये बेसिक सब चीज है, इसलिए हम जानना जरूरी है। लटाविया और लिथुआनिया, छोटा छोटा देश मिलेगा लिथुआनिया। ये क्रम है, ये उत्तर में हो गया एकदम, ये क्रम है एकदम, क्रम से मिलेगा आपको। एस्टोनिया देखिए मैप में, एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, 3 देश। इसके बाद जाके 3 देश का ये समूह मिलेगा, बेलारूस, यूक्रेन ब्लैक सी से टच होता है, मालदोवा ब्लैक सी से टच नहीं होता है।
सिर्फ यूक्रेन होता है, याद रखिएगा। मालदोवा ब्लैक सी से टच नहीं होता है, बेलारूस होता ही नहीं, ऊपर में है। ये 3 देश जो ब्लैक सी के साथ सटा हुआ यूक्रेन मिलेगा, बेलारूस, यूक्रेन और मालदोवा। तो 3 और ये 3 बाल्टिक, 3 3 6, 3 3 6 यहां पर लिख लें। यूक्रेन हो गया आपको, बेलारूस हो गया और मालदोवा, ये 3 देश, 3 3 6 9 6 15 देश हो गए। आपको ये क्रम भी थोड़ा याद रखें, हालांकि यूरोप से है लेकिन आपको यहां बता रहे हैं, ये क्रम थोड़ा याद रखिएगा। एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, EL2 हो गया। बाल्टिक कंट्री, ये होगा 3 बाल्टिक कंट्री है, और ये 3 है, बेलारूस, यूक्रेन, मालदोवा। उत्तर से दक्षिण का क्रम आपसे अगर पूछ दिया तो आप इसको तुरंत सॉल्व कर देंगे। उत्तर से दक्षिण के क्रम में आप याद कर लें, तुरंत याद हो जाएगा। बाल्टिक में 3 देश, EL2, फिर बेलारूस, यूक्रेन, मालदोवा, 3 3 6। कॉकेशियन में 3 देश, जॉर्जिया, अजरबैजान, अर्मीनिया, और सेंट्रल एशिया के 5 देश, कजाक, उज्बेक, तुर्क, ताज और किर्गिस्तान, ये 5 देश। तो दोस्तों इसको आप समझ गए, और अब हम एक एक करके ये 5 देश के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, अब सबसे पहले कजाकिस्तान के बारे में हम अध्ययन करते हैं। लिखिए यहां पर कजाकिस्तान। देखिए इसका कैपिटल पहले अलमाटी था, फिर अस्ताना हुआ, और अब नया नाम इसका नूर सुल्तान है। तो आप इसको क्रम से लिख लीजिए, हो सकता है आपको राजधानी का क्रम भी दे दे कि कैसे कजाकिस्तान का बड़ा है, तो आप तीनों का नाम लिखिए। पहले अलमाटी, पहला इसका राजधानी, जब 1991 में सोवियत संघ से विघटन होने के बाद निकला तो इसका राजधानी अलमाटी था, बाद में अस्ताना हो गया, और वर्तमान नया नाम फिर से इसका चेंज करके नूर सुल्तान हो गया है। ये याद रखिएगा, ये नया नाम हो गया नूर सुल्तान। कैपिटल नया नाम को चेंज किया है, नूर सुल्तान। अब देखिए इस कैपिटल के बारे में जानिए, नूर सुल्तान के बारे में। आपको एशिया का जो फर्स्ट सेगमेंट पढ़ा रहे थे उसमें हम बताए थे कि आपसे अगर ये पूछे, जब चौहद्दी बता रहे थे कि एशिया में नॉर्दर्न मोस्ट जो कैपिटल है वो कौन है, तो यही होगा नॉर्दर्न मोस्ट, क्योंकि मॉस्को यूरोप में चला जाता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन यहां पर बनेगा आपसे कि आप लिख लें ये नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ एशिया, ये नूर सुल्तान। और एक दूसरा और जानिए, ये दुनिया का सेकेंड सबसे ठंडी राजधानी मानी जाती है, दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी राजधानी कैपिटल। फर्स्ट आप यहां पर लिख लें, फर्स्ट है उलान बटोर, जो मंगोलिया का राजधानी है, बगल में ही है उलान बटोर, ये फर्स्ट सबसे ठंडी हो गया। सेकेंड नूर सुल्तान। तो ये सब तथ्य जान गए। और एक तीसरा तथ्य जानिए कजाकिस्तान के बारे में, ये दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है। एक बात जानिए दोस्तों, ये 5 कंट्री लैंडलॉक है, और यहां पर लिखे ये दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है। देखिए दोस्तों, यहां पर एक चीज और गौर कीजिए, आपको कजाक के बगल में मंगोलिया मिलेगा। लैंड ऑफ कंट्री का 5 का सूची आपको यहां दिखा देते हैं। देखिए लैंड ऑफ कंट्री का सूची लिख लीजिए आप। पहला हो गया कजाक, दूसरा हो जाएगा आपको मंगोलिया, तीसरा होगा चाड, चौथा नाइजर, 5वां माली। याद कीजिएगा जब अफ्रीका का हम सेगमेंट पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे अफ्रीका के बारे में। कि आप जब अफ्रीका को आप गौर करेंगे बीच में, यहां पर चाड, नाइजर और माली तीनों एक साथ मिलेगा आपको इस क्रम में मिलेगा। चाड, नाइजर, माली, और यही क्रम है यहां पर 3 4 5 3 4 5। याद करना बहुत इजी है, 3 4 5 क्रम से है, एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है लेकिन एक दूसरे से अटैच है।
कजाक और मंगोलिया देखिएगा एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कजाक आप मैप में अगर गौर से नहीं देखिएगा तो आपको लगेगा कि कजाकिस्तान और मंगोलिया पड़ोसी हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं है, बीच में चाइना का बॉर्डर आ जाता है, गौर से देखिएगा। तो पहला और दूसरा कजाक और मंगोलिया, तीसरा चाड, नाइजर, माली, ये तीनों अफ्रीका में है, बता चुके हैं पहले से भी। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री हो गई। अब जानिए यहाँ पर क्या सब इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा, आप बार बार पढ़े भी हुईगा, कॉस्मोड्रोम स्पेस सेंटर, ड्रोम्स, ये लिखिए इसके बारे में, ये स्पेस सेंटर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता रहे हैं यहां पर, ये कजाकिस्तान का बैंकानूर में है, बैंकानूर जगह का नाम हुआ बैंकानूर। और जब 1991 में ये विघटन हुआ सोवियत संघ का, तो कजाकिस्तान को मिल गया ये कॉस्मोड्रोम्स, लेकिन इसको लगा कि हमारे पास इतनी अभी तकनीक नहीं है, हम इसका ढंग से यूज नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने कजाकिस्तान में 2050 तक रूस को लीज पर दे दिया। अगर स्क्रीन में ना आ रहा हो तो आप हमारी आवाज से लिख लें, आवाज को सुन के लिख लें, रूस को लीज पर दे दिया कॉस्मोड्रोम। और कॉस्मोड्रोम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य सब आपको पता होगा। दुनिया का सबसे पहला जो कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था, यहीं से छोड़ा गया था, उसका नाम याद होगा आप लोगों को, नाम बता सकते हैं? स्पुतनिक 1। आप यहां पर लिख लें स्पुतनिक, आप अच्छा नोट्स में अच्छा से लिखें, स्पुतनिक 1 कब छोड़ा गया था? 1957 में। ये आपको फर्स्ट उपग्रह था। एक बात और जाने, ये आपको यूरी गैगरिन जो अंतरिक्ष यात्री थे, वो भी यहीं से गए थे 1961 में। यूरी गैगरिन वर्ल्ड का पहला अंतरिक्ष यात्री, यूरी गैगरिन। कौन रॉकेट से गए थे? रॉकेट का भी नाम आप लिख लें यहां, वोस्टॉक 1। ये सब थोड़ा थोड़ा याद रखिए, कभी कभी आपको एग्जाम में डाल देता है ये सब क्वेश्चन, याद रखिएगा। 1961 में यूरी गैगरिन, वोस्टॉक 1 और स्पुतनिक, एक कॉस्मोड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेस सेंटर। कजाकिस्तान के बारे में एक और जानिए, यहाँ पर 1991 के बाद से बहुत तेजी से यूरेनियम का ये निकाला जाने लगा है, उत्पादन होने लगा है यूरेनियम का, और पूरे वर्ल्ड में ये पहला पोजीशन हो गया है। यूरेनियम पहला पोजीशन है दुनिया का। 42% यूरेनियम कजाकिस्तान से निकाला जाता है। आप नोट्स में अच्छा से लिखते चले, अब आपको अलग बोर्ड में जगह कम है तो एक ही बार हम लिखना चाह रहे हैं कजाकिस्तान के बारे में, लेकिन आप उसको सीरियसली अपने नोट्स में लिखते चलिएगा। यूरेनियम में याद रखिएगा, पहला स्थान कजाक का है, दूसरा कनाडा का है, और तीसरा ऑस्ट्रेलिया का है उत्पादन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्पादन में यूरेनियम का। देखिए दोस्तों, यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन निकालेगा, उसमें एक क्वेश्चन आपको हाल ही में आया था कि मध्य एशिया जो है वो नया बैटलफील्ड बना हुआ है, इसकी नया बैटलफील्ड बना हुआ है, फील्ड बन गया है, कैसे? तो इसमें आप गौर कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ समझिए भी। ये देखिए यहाँ पर आपको चाइना मिलेगा। चाइना का 3 देश से बाउंड्री लगता है 5 देश में। आप मैप में देखिए, एटलस में। तो जैसे यूरेनियम वगैरह के लिए तो अभी बहुत ज्यादा है कि मान लीजिए कैसे लें हम, तो यहां से आयात निर्यात इजी हो जाता है इन लोगों को, लेकिन भारत का डायरेक्ट पड़ोसी नहीं है। तो भारत में इसके लिए एक शब्द भी इस्तेमाल करता है, एक्सटेंडेड नेबर। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्सटेंडेड नेबर यानी विस्तृत पड़ोसी का इसको संज्ञा दिया है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस क्षेत्र को
किस क्षेत्र को भारत ने एक्सटेंडेड नेबर का संज्ञा दिया है या विस्तृत पड़ोसी का? तो सेंट्रल एशिया का। तो आपको मेंस अगर दे रहे हैं तो आपको ये सब तथ्य पता होना चाहिए। क्यों बैटलफील्ड नया बन रहा है यहाँ पर, आपको और आगे भी बताएंगे। तो ताजिकिस्तान की जगह वहाँ नया एयरबेस बना है, उसके बारे में भी बताएंगे। इंडिया बनाया है। तो ये जान गए। अब दोस्तों इसको मिटा देते हैं, फिर कजाकिस्तान के बारे में कुछ और तथ्य जानना होगा। आइए दोस्तों कजाकिस्तान के बारे में कुछ और तथ्य को जाने। यहां पर आपको एक घास के मैदान मिलेगा, सरायका स्टेपी, घास का मैदान, समशीतोष्ण है, ट्रॉपिकल घास का मैदान, समशीतोष्ण लिख लें हिंदी में। और ये सरायका, SARYARKA, स्टेपी, घास का मैदान। हिंदी में क्या हो जाएगा? सरायका, सरायका स्टेपी। ये यहाँ का बहुत चर्चित है। इसको यहाँ पर लिखिए, इसको यूरेशिया का ग्रेट प्लेन भी बोला जाता है। इस घास के मैदान को यूरेशिया का ग्रेट प्लेन। और ये चारा का तो हो ही गया, साथ साथ में यहाँ पर गेहूं, जौ वगैरह भी काफी यहाँ पर उपजाया जाता है। गेहूं उपजाया जाता है। सरायका स्टेपी। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरायका स्टेपी किस देश का है, तो याद रखिएगा कजाक का है। एक यहाँ पर सी के बारे में, ये लेक के बारे में जानिए। लेक बहुत इंपॉर्टेंट से मिलेगा। एक लेक सबसे जो चर्चित, जिस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अरल सी के बारे में मिलेगा। देखिए अरल सी एक्चुअल में आपको कजाक और उज्बेक दोनों के बाउंड्री पर मिलेगा। अरल सी नाम में सी है, लेकिन याद रखिएगा ये लेक है, अरल सी। ये लिख लीजिए, आपको कजाक और उज्बेक के बाउंड्री पर है, सीमा पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहे हैं क्यों। ये आपको एक जमाने में 1960 में आप एटलस में भी देखेगा, आपको फोटो मिलेगा। ये ऊपर से लिया हुआ फोटो है। 1960 में जितना ये बड़ा था, उसके बनिस्पत वर्तमान में ये 10% इसमें पानी रह गया है मात्र। 1960 में ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा झील था। 1960 में ये समझिए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा झील था। चौथा सबसे बड़ा झील ये, और वर्तमान में मात्र 10% पानी रह गया है। आप एटलस में भी देखिएगा, आपको उसमें फोटो कहीं मिलेगा, आपको चित्र मिल जाएगा आपको कैसे सूखते। इसलिए इसको सूखने वाला झील भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? सूखने वाला झील। दोस्तों ये सब लिखते चलिए, ये सब आपको देगा। सूखने वाला झील, मानवीय गतिविधि के कारण सबसे तेजी से सूखने वाला झील यही अरल सी है, और इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हुए। इसका कारण क्या हुआ? कारण देखिए, इसमें दो नदी आती थी, आमू दरिया और सिंध दरिया। ये नाम लिख लें आप, यहां पर लिख देते हैं, आमू दरिया और सिंध दरिया। तभी का यूएसएसआर क्या किया, कपास की खेती के लिए इसकी दिशा को मोड़ दिया। इसकी दिशा को मोड़ दिया, आमू दरिया और सिंध दरिया का, कपास की खेती के लिए। तो उस वक्त तो ये पांचों कंट्री आपको यूएसएसआर का था। तो उज्बेक देखिएगा कपास का निर्यातक देश बन गया बहुत तेजी के साथ। उज्बेक कपास का निर्यातक देश बन गया, लेकिन पर्यावरण को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाकर ये लगभग सूख गया। 10% बचा हुआ है, सूखने वाली झील के रूप में इसको कहा जाता है। इसके कारण यहाँ पर देखिएगा बहुत ज्यादा मानवीय प्रदूषण से या पॉल्यूशन से, मानवीय गतिविधि से किस तरह नदी सूखने से क्या सब हानि होता है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पर एक जनरेशन का आप फेफड़ा और सांस लेने वाला बीमारी से जूझ रहा है। सांस, एक जनरेशन ही समझिए। उसके बाद जाके नमक का धूल, पूरा नमक का धूल उड़ रहा है यहाँ पर। मत्स्य उद्योग समाप्त हो गया, मत्स्य उद्योग खत्म हो गया।
ये सब पॉइंट आप लिख लें। और अभी फिर से कोशिश किया जा रहा है, आबू दरिया और सिंध दरिया जो दो नदी बताए, इससे आपको नहर निकाला जा रहा है और नहर से फिर अरब सागर में पानी घुसाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको एक और झील आपको यहाँ पर मिलेगा, बालकास, यहाँ पर मिलेगा बालकास झील, यहाँ यहीं पर लिख देते हैं दूसरा बालकास झील, अर्धचंद्राकार है ये बालकास लेक। बालकास लेक ये अर्धचंद्राकार है, कजाक में है ये देखिए बॉर्डर पर है कजाक और उज्बेक का, ये बिल्कुल कजाक में है। और इसके बारे में एक तीसरा पॉइंट लिखिए कि ये भी सूख रही है, ये भी सूख रही है बालकास में। एक और झील के बारे में जाने, दिलचस्प झील है लेक कैंडी। एक तो हो गया आपको अरब सागर अरब वाला, एक ये हो गया दो, और एक तीसरा पॉइंट लिखे, तीसरा यहां पर हम लिख देते हैं लेक कैंडी, KAINDY, लेक कैंडी, लेक कैंडी। ये देखिए ये उल्टा जंगल के लिए चर्चित है, यहां पर उल्टा जंगल है, विश्व में ऐसा कहीं नहीं है। आपको उल्टा जंगल मिलेगा, जड़ नीचे मिलेगा, तना ऊपर मिलेगा, ऐसे पूरा इसका जंगल है, पूरा झील एकदम ऐसे ही मिलेगा आपको, पूरा जंगल मिलेगा, उल्टा जंगल लेक कैंडी में। बहुत दिलचस्प है ये। एक्चुअल में क्या हुआ था, इसकी थोड़ा दिलचस्प है तो जानिए। 1911 में यहाँ भूकंप आया था, तो भूकंप के कारण जड़ें जो है वो उलट गई और नीचे आ गई जड़ें। बाद में समय के साथ क्या हुआ, जड़ फिर से जम गया, लेकिन ये उल्टा ही रह गया तना। तो ये उल्टा जंगल के लिए चर्चित है लेक कैंडी, ये भी कजाक में है, इसको याद रखिएगा। तो ये दोस्तों हो गया आपको कजाक के बारे में। अब आगे चलेंगे और उज्बेक के बारे में, उज्बेकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब उज्बेकिस्तान के बारे में अध्ययन करते हैं। उज्बेकिस्तान का कैपिटल सबसे पहले लिख लें, कहां पर है। इसका कैपिटल आपको मिल जाएगा ताशकंद, तो आप लिख लें कैपिटल ताशकंद। जहां से हम लोग का जुड़ाव है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का वो कौन सा प्रधानमंत्री है जिनकी मृत्यु देश से बाहर हुई, तो लाल बहादुर शास्त्री, इनकी मृत्यु यहीं पर हुई थी ताशकंद में। कब, तो 11 जनवरी 1966। याद कीजिए 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और भारत बहुत भीतर चला गया था पाकिस्तान में, लाहौर वगैरह तक चला गया था। लेकिन इसके बाद ये रूस ने बताया कि तभी तो पूरा का पूरा भाग यूएसएसआर में था कि चलिए ये हम आप समझौता कराते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष अयूब खान थे, तो अयूब खान और ये ताशकंद गए थे लाल बहादुर शास्त्री, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट तो ये है कि आपको हृदय गति रुक जाने से हुई है, आधिकारिक रिपोर्ट यही है। हालांकि कुछ अलग अलग सिद्धांत भी हैं कि जहर वगैरह भी दिया गया है, लेकिन आधिकारिक रिपोर्ट जो उसी को आप मानिए, हृदय गति रुक जाने, क्योंकि किसी का कोई सबूत नहीं मिला है, हृदय गति रुक जाने से हुई थी 1966 में ताशकंद में। देखिए इसका थोड़ा इतिहास से भी जुड़ाव हम लोगों का रहा है, इतिहास में भी थोड़ा जाइए। हालांकि हिस्ट्री का विषय हो जाता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बताना, जिक्र आ गया थोड़ा बताना उचित समझते हैं। इसको पुराना नाम बैक्टीरिया था और बाद में मध्यकाल में देखिए इसका नाम आपको मिलेगा, जब मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो समरकंद और बुखारा मिलेगा। यहीं के दो शहर थे, समरकंद और बुखारा। बाद में जब तैमूर लंग आते हैं यहाँ पर शासक बन के, तैमूर लंग, तो इस समरकंद को ही अपनी राजधानी बनाया। ये सब आज का उज्बेकिस्तान में आता है, याद रखिएगा। समरकंद को ही अपनी राजधानी बनाया और उसको काफी चर्चित किया समरकंद को। बाबर का भी जन्म फरगना में हुआ था। आप हिस्ट्री में पढ़िएगा, बाबर का जन्म भी कहाँ हुआ था, फरगना में। ये फरगना कहाँ है, आज का उज्बेकिस्तान में है, आज का उज्बेकिस्तान में है। और देखिए ये आपको, इनके पिता तुर्क थे,
पिता बाबर के तुर्क थे, थोड़ा हिस्ट्री का विषय लेकिन थोड़ा समझिए। और माता जो थी इसकी ये उज्बेक थी, ये तुर्क थे पिता। और दोनों का इसमें देखिए ब्लड कैसे आ गया था। इनके पिता जो है तैमूरलंग की 5वीं पीढ़ी थे, तैमूरलंग का 5वीं पीढ़ी था। और माता जो था इसका माता, ये आपको चंगेज खां की 13वीं पीढ़ी था, 13वीं पीढ़ी। तो दोनों का इसमें डीएनए था बाबर में रक्त, तैमूरलंग का भी और चंगेज खां का भी। अब हिस्ट्री में पढ़ेगा तैमूरलंग भारत पर आक्रमण किया और कब 1398 में तुगलक वंश यहाँ पर तभी था। और नसरुद्दीन मोहम्मद थे यहाँ के राजा, नसरुद्दीन बहुत कमजोर शासक थे। हम लोग तैमूरलंग को बहुत अच्छे दृष्टि से नहीं देखते हैं क्योंकि बहुत कुछ लूटा होता है। तो ये थोड़ा हिस्ट्री का ये बताया। तो उज्बेकिस्तान में ये याद रखिएगा ताशकंद बेगाना। एक चीज और जानिए उज्बेकिस्तान के बारे में, ये डबलिंग लैंडलॉक कंट्री है। ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ पर फिर से आइए, ज्योग्राफी के डबलिंग लैंड लॉ कंट्री, डबलिंग लैंड लॉ कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको हिंदी में कहते हैं दोहरे स्थलबद्ध देश, दोहरे स्थलबद्ध देश। और दुनिया में सिर्फ 2 हैं, एक उज्बेकिस्तान है और एक यूरोप में लिंचेस्टीन है, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के आसपास से मिलेगा आपको। तो दोस्तों इसके बाद अब हम उज्बेकिस्तान के बाद अब हम तुर्कमेनिस्तान के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए दोस्तों अब तुर्कमेनिस्तान के बारे में अध्ययन करते हैं। तुर्कमेनिस्तान, देखिए इसका कैपिटल आपको मिलेगा अशगाबाद। अशगाबाद, ASHAGABAT, अशगाबाद मिलेगा कैपिटल। ये लगभग आपको 70% यहां पर आपको काराकुम, KARA, काराकुम डेजर्ट मिलेगा। ये लिख लीजिए, काराकुम डेजर्ट पूरे देश का 70% भाग पर यही है। लेकिन यहां पर नेचुरल गैस का भंडार है। हम आपको पहले ही बोले कि आपको मेंस में कोई यूपीएससी का मेंस से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नया बैटलफील्ड कैसे बन रहा है, तो उसमें देखिए कैसे बन रहा है, आप समझते चलिएगा। नेचुरल गैस, आपको इसका फायदा इंडिया उठाना चाह रहा है। इसके कारण क्या क्या है, तुर्कमेनिस्तान से लेके इंडिया तक गैस पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव, ये है प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसमें 4 देश शामिल हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसको लिखिए। 4 देश कौन सब हो गया, तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद जाके आ जाएगा अफगानिस्तान, तब आ जाएगा पाकिस्तान, तब आ जाएगा इंडिया। देखिए सबका पहला अक्षर आप ले लीजिए, टी, अफगानिस्तान का ए, पाकिस्तान का पी, इंडिया का आई। नाम हो गया तापी परियोजना, तापी प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तापी प्रोजेक्ट में कौन कौन देश शामिल है, तो 4 देश, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। ये 1814 किलोमीटर है लंबा। और इसका शिलान्यास तो हुआ था आपको मोदी साहब जब 2014 में बने थे, जस्ट उसके 1 साल के बाद 2015 में। टारगेट डेट 2019 का ही था, लेकिन बहुत धीमा काम हुआ। अफगानिस्तान में भी आपको राजनीतिक उथल पुथल हो गया, इसके कारण अभी लगभग इसका काम अभी रुका हुआ है। लेकिन ये बन जाने के बाद इसका प्रोजेक्ट बहुत आगे था, इंडिया से फिर इसको बांग्लादेश तक जाना था, लेकिन अब अभी तो इसी में पूरा नहीं हुआ है, 2024 हो गया है। और देखिए ये कहाँ से निकल रहा है आपको, तुर्कमेनिस्तान में गलकी नाइस जगह का नाम है, गलकी नाइस, ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट आपको इंडिया में फजलिका तक आएगा, फजलिका पंजाब।
पंजाब, ये गल की नाइट से फजलिका कौन जगह से, अफगानिस्तान में देखिए कहां से गुजरती है ये, हेरात और कंधार, हेरात और कंधार, और पाकिस्तान में क्वेटा और मुल्तान, ये सब जगह से गुजरती है, इसको याद रखिएगा। इसका फंडिंग भी पूछ सकता है परीक्षा में, फंडिंग कौन कर रहा है, तो याद रखिएगा फंडिंग इसका कर रहा है एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। आप अच्छा से लिख लें, नोट्स टाइप का आप नीचे में लिख लें, तो बोर्ड में कम जगह है तो इस साइड लिखें, आप अच्छे से लिखें। फंडिंग एशियाई विकास बैंक कर रहा है। और देखिए इसमें तुर्कमेनिस्तान इन्वेस्टमेंट कितना कितना है, 85% राशि का, कुल राशि का, ये 5%, और ये तीनों 5-5% का है। भारत को इससे बहुत लाभ होने वाला है, बन जाएगा तो बहुत समझे मील का पत्थर हो जाएगा विकास के लिए। तो दोस्तों तुर्कमेनिस्तान का अध्ययन कर लिए हैं, अब ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए दोस्तों अब ताजिकिस्तान के बारे में जानते हैं। किस्तान, देखिए इसका कैपिटल आपको दुशांबे मिलेगा, कैपिटल दुशांबे, दुशांबे, दुशांबे कैपिटल। देखिए ताजिकिस्तान, बहुत आदमी का कहना है कि ये पामीर का नॉट यहां पर है, पामीर का नॉट है, इसका ताज है, यानी पामीर का, इसको ताज बोलते हैं, पामीर का ताज, इसी से इसका नाम ताजिकिस्तान पड़ा है। कुछ लोगों का मान्यता है, कुछ विद्वान इसको इसी पामीर के नॉट या ताज से जोड़ते हैं ताजिकिस्तान। नामांकन के बारे में बताया। यहां पर इंडिया, देखिए हम बताए हैं, बार बार बोल रहे हैं कि नया बैटलफील्ड बन रहा है, इंडिया का डायरेक्ट पड़ोसी नहीं है भारत। इंडिया ने शुरू में ही बताया एक्सटेंडेड नेबर का संज्ञा दिया, विस्तृत पड़ोसी का, लेकिन चाइना के साथ 3 देश का बॉर्डर जुड़ रहा है, तो इसलिए ये एक नया बैटलफील्ड है। तो इसलिए इंडिया भी देखिए यहाँ पर एक नया एयरबेस, इसका समझौता किया है और एक नया यहाँ पर एयरबेस बनाया है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत से बाहर, भारत का पहला एयरबेस है, इसको लिख लीजिए, भारत से बाहर पहला एयरबेस ताजिकिस्तान में बनाया है, पहला एयरबेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपसे कई बार पूछ सकते हैं, और मेंस भी आप देख रहे हैं तो वो जो बताया कि उसमें जो बैटलफील्ड उसमें भी ये आंसर, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। भारत के बाहर पहला एयरबेस है। ये कहाँ बन रहा है, तो फरखोर में, फरखोर नाम है इसका, फरखोर एयरबेस, फरखोर एयरबेस, FOORKHAR, फरखोर एयरबेस। देखिए इतिहास में थोड़ा अगर चलिएगा, हिस्ट्री में, हालांकि ज्योग्राफी भी पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री में थोड़ा चलिएगा तो महाजनपद काल एक मिलेगा आपको चैप्टर, महाजनपद, उसमें 16 राज्यों का उल्लेख है। बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है, उसमें है, याद कीजिए अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। उसमें आपको एक मिलेगा राज्य कंबोज, ये कंबोज यहीं पर है ताजिकिस्तान में, ये याद रखिएगा। इस एक और चर्चित है, इसको ताजिकिस्तान को मध्य एशिया का पानी का टावर भी बोलते हैं, इसको मध्य एशिया का पानी का टावर, क्योंकि यहाँ बहुत सारी नदी यहां से निकलती है, पानी का टावर। जैसे इसमें कौन सी नदी मेन सब है, आमू दरिया, पंज नदी, बक्स नदी, बहुत नदी है यहाँ पर छोटी छोटी, सरदार नदी, आमू दरिया, पंज नदी, बक्स नदी, सरदार नदी। इसके कारण इसको मध्य एशिया का पानी का टावर भी बोलते हैं। और ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फरखोर एयरबेस। अब दोस्तों यहीं पर पढ़ लेते हैं किर्गिस्तान के बारे में। किर्गिस्तान यहां पर लिख लें, किर्गिस्तान, इसका कैपिटल हो गया दोस्तों बिस्केक,
बिश्केक। और यहां भी जैसे बताया ना, तुर्कमेनिस्तान में काराकुम डेजर्ट है, यहां भी आपको 65% भाग लगभग इसका 65% भाग तयानिस्तान पर्वत, तयानिस्तान और पामीर का जो पर्वतीय क्षेत्र आता है, फैला हुआ है पामीर का ना, पामीर का पर्वतीय क्षेत्र इसको घेर लेता है 65% में। और यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्यता बहुत ज्यादा है, ये पामीर का पठार है, इसलिए इसको प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण इसको मध्य एशिया का स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं। मध्य एशिया का स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड। यहां पर एक चीज और जाने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसिक-कूल आपको एक झील मिलेगा, इसिक-कूल, इसिक-कूल लेक मिलेगा। इसके बारे में लिखिए, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। देखिए, अफ्रीका का सेगमेंट जब हम पढ़ा रहे थे, उसका जो लास्ट सेगमेंट था उसमें लेक पढ़ाए थे, वहां भी हम इसके बारे में बताए थे, वहां हम लिस्ट दे रहे थे, सूची दिए थे उस सेगमेंट पे, उसमें भी हम यहाँ पर नाम बताए थे। इसिक-कूल लेक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का झील। पहला कौन है? तो कैस्पियन सागर, पहला कैस्पियन सागर, दूसरा इसिक-कूल जो किर्गिस्तान में है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पर दो नदी गिरती है, यूराल नदी, कैस्पियन सी में यहाँ पर बताते हैं, यूराल नदी गिरती है, और बोल्गा, यूराल और बोल्गा, ये गिरने वाली कैस्पियन सी में बोल्गा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है यूराल, ये भी लिख लिया आप, दूसरी सबसे बड़ी नदी है कैस्पियन में, ये पहली है बोल्गा, बोल्गा पहला है, दूसरा सबसे बड़ी नदी कैस्पियन से गिरने वाली यूराल है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन झील, और सेकेंड इसिक-कूल जो किर्गिस्तान में है। दोस्तों, आज का सेगमेंट हम यहीं पर खत्म करते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।